I, Bhumika, extend a very warm welcome to all of you. My heartfelt thanks to Vaidya Pooja Koli Amla ma'am for entrusting me with the opportunity to introduce this session by our eminent guest speaker, Dr. Preeti Chopra ma'am. Ma'am, MD Ayurveda, BMS, PGDHM, PGDND, Professor, Ayurvedic Gynecology and Panchkarma Specialist, National Resource Person. With over 22 years of dedicated Ayurveda practice, Dr. Preeti Chopra ma'am is a highly respected expert in gynecological disorders and Panchkarma therapies. An alumna of Government Ayurvedic College, Raipur, and a postgraduate from MUHS University, Nasik. She also holds diploma in hospital management, Symbiosis Pune, and nutrition and dietetics, blending classical Ayurveda with modern administration and nutritional expertise. Currently serving as a professor at Sardar Ajit Singh Smriti Ayurvedic Mahavidyalaya. She is also an authorized medical attendant for central government employees. Recognition and awards: Udhav Das Mehta Smriti Award, honored by Rajasthan Ayushdhalay, felicitated by Charak Pharma for contribution to Ayurveda, Empowered Women Entrepreneur Award on International Women's Day. Ayush Awardee, distinguished resource person at several national platforms, including National Conclave Urja and Priyavaran Ayurvedpreneur Program by Vibha Nasya. Kidney Manthan 2022, Ojas Foundation 5-Day Foundation Program, speaker at various Ayurvedic seminars and conferences. Also featured on Doordarshan and Akashvani on menstrual disorders and hygiene. Now, without taking much time, I'm handing over to our guest speaker, respected ma'am. Thank you. स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. It's clear now? Sure. Let me introduce myself once again. I am MD in Rachna Sharir, not gynecology. But yes, मेरा bent of mind बहुत ज़्यादा शुरू से गायनी एंड पंचकर्म में था. तो लास्ट 23-24 ईयर्स से गायनी मेरा डोमेन हो गया प्रैक्टिस करते करते और धीरे धीरे फर्टिलिटी पे आ गई. ठीक है, तो आप सबको क्लियर कर दूं. Now we start with the first class and कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी. पहला टॉपिक आज का है मॉडर्न पर्सपेक्टिव फॉर फीमेल जेनाइटल्स. उसको समझे, उसके गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप सबको पता है, मैं उसकी एनाटॉमी पे नहीं जाऊंगी. हम सिर्फ उस हर ऑर्गन का क्लिनिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे जो हमें प्रैक्टिस में हेल्प करे. तो फीमेल जेनाइटल्स जो हैं सबको पता है, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब एंड वजाइना. अब इनमें भी कोई एक सेक्शन ऐसा होता होगा जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का है, उसको मैंने आज के सारे स्लाइड्स में डिटेल किया है. इन सब की पोजीशंस, साइज एंड रिलेशन विद एज, विद मेंसेस चेंज होते रहते हैं. प्यूबर्टी से पहले इनका रिलेशन किसी और से है, प्यूबर्टी आते तक आसपास के विसराज चेंज होते रहते हैं. डिलीवरी के बाद ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, ये सबने भी पढ़ा है. बट इसको डिटेल और समझेंगे थोड़ा आज के इस सेशन में. नाउ इन चारों को सप्लाई करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, जो इनको लुब्रिकेटेड रखते हैं, दे आर बार्थोलियन, ग्लैंड ऑफ स्किन, ओवरीज, एंड जो इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं वो है पिट्यूटरी एंड एड्रिनल.
बार्थोलियन ग्लैंड जो है, जो पूरे टाइम आपको लुब्रिकेशन महसूस होता है, दैट इज बार्थोलियन ग्लैंड की वजह से, विच इज ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ वजाइना। मैं शेयर करूंगी आगे स्लाइड। देन ग्लैंड ऑफ स्किन, जैसे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका ही सेम फीमेल्स में ग्लैंड ऑफ स्किन है। ये सिर्फ सेक्सुअल अराउजल्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। एंड ओवरीज, यू ऑल नो, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स द हार्मोन्स। 4 हार्मोन देता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन, रिलैक्सिन, और इसके अलावा थोड़ी मात्रा में एड्रिनल एंड टेस्टोस्टेरोन। इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो एड्रिनल एंड प्रोस्टेट का है, आई एम सॉरी, पिट्यूटरी का है। दिस इज द चेंज विद एज विच आई टोल्ड अर्लियर, कि बर्थ के टाइम यूट्रस एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इसका साइज है 3.5 बाय 2/1 इंच, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर बाय 5 बाय 2.5 सेंटीमीटर। जनरल सब में ऐसा नहीं होता, 5-6 डिलीवरीज के बाद साइज बढ़ जाएगा, कोई फाइब्रॉइड आ गया तो साइज बढ़ जाएगा, बट हम 6 के नीचे वालों को हाइपोप्लास्टिक बोलते हैं, एंड उधर 9 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ वालों को बल्कि यूट्रस बोलते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज एट द टाइम ऑफ बर्थ। The ratio of the body and the cervix is what? It is 1:2. बॉडी छोटी होगी क्योंकि तब उसको कोई पीरियड्स नहीं है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, एंड सर्विक्स जो है वो डबल दी साइज होता है। इफ दैट इज 2, दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। प्यूबर्टी आते तक द बॉडी साइज एंड द सर्विक्स साइज बिकम्स द सेम। आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे बेटा? आदिति श्रीवास्तव का मैसेज है, क्या कोई भी नहीं देख पा रहा? दिख रही है मैम। दिख रही है ना? आदिति प्लीज चेक करो बेटा आपका नेटवर्क। अब इसमें बॉडी एंड सर्विक्स का साइज इक्वल हो जाता है। जैसे जैसे हम अडल्ट की तरफ, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज में जाते हैं, द साइज ऑफ द बॉडी डबल्स एंड द सर्विक्स जैसे 1:1 के बजाय 2:1 का रेशियो हो जाता है। बट बच्चा बूढ़ा एक समान, जैसे ही मीनोपॉज और सनाइल चेंज आता है, अगेन वी कम बैक टू दिस 1:2। तो ये रेशियो चेंज कैसे हुआ? बर्थ के बाद जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो रही होती है, हमको मिनार्की की एज आ जाती है, एंड यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मस्कुलेचर बढ़ने लगता है। रिप्रोडक्टिव एज में और बढ़ेगा, मीनोपॉज के बाद जाते ही वो फिर श्रिंक होता है। तो इसकी वजह से रिलेशंस चेंज होते हैं। उसके बाद बारी आती है जो मुझे आपको समझाना है, एंड दैट इज द बार्थोलियन ग्लैंड। Ma'am, you are not audible. You are not audible. बीच में साउंड चला गया। ये मुझे होस्ट मैम आपका माइक म्यूट, बार बार होस्ट म्यूट कर रहा है बेटा। आई डोंट नो व्हाई। होस्ट प्लीज, वो मेरा बार बार आप वीडियो एंड ऑडियो मेरे को म्यूट कर रहे हो। आई हैव टर्न्ड ऑन, वो मुझे दिखता है, वो म्यूट हो जाता है। This is the Bartholian gland. It is present on both the sides of vagina. Your screen is not visible, ma'am. अरे अब क्या करूं? मैम विजिबल है। चलो अब मैं एक बार फिर से कर रही हूँ। विजिबल है? यस मैम। यस ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी है। Yes, ma'am. ऑडिबल भी हो और कोई विजिबल 2 लोग बीच में नॉट विजिबल लिख रहे हैं, वो लोग प्लीज देख ले। कोई एक राव है और एक रिचा शर्मा है। आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क भी चेक करें बेटा। शुड आई स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब दिस इज द फीमेल पेरिनियम। इसमें क्लाइटोरस, देन इज द यूरेथ्रा, देन इज वजाइना, और उससे लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एनस। मैंने अपने डेमो क्लास में बोला भी था कि अगर हम वजाइनल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो ऐसा मॉप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी डर्ट यहाँ आएगी।
एंड रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। तो वजाइना को जब भी क्लीन करना है उसी जगह पे टैप ड्राई करना है, ना ऊपर से नीचे ना नीचे से ऊपर। ये बार्थोलियन ग्लैंड जो है इसकी डक्ट वजाइना के एंट्रोइटिस पे स्टार्टिंग में ओपन होती है। यू कैन सी दिस। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस? बिकॉज बार्थोलियन एब्सेस एंड बार्थोलियन सिस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक जब तक वो इतने बड़े ना हो जाएं कि आपको डिस्कम्फर्ट या पेन दे। और मैं जो कप्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स एंड टैम्पून्स के अगेंस्ट बोलती हूँ उसका रीजन भी यही है कि जैसे ही कप आप इंसर्ट करते हो इस वॉल पे प्रेशर आता है, एंड जब प्रेशर आता है तो वो डक्ट हर बार थोड़ी सी कंप्रेस होती है, 1 दिन 2 दिन हर महीने बार बार। तो चांसेस ऑफ एब्सेस, इट इज नॉट कि हर लड़की को होगा, बट शी बिकम्स प्रोन टू बार्थोलियन एब्सेस। सिस्ट तो डक्ट ब्लॉकेज से, इन्फेक्शन से एब्सेस। देन दिस इज द ग्लैंड ऑफ स्कीन। ग्लैंड ऑफ स्कीन जो है यूरेथ्रा के दोनों तरफ है। बार्थोलियन थ्रू आउट डे एंड नाइट हमारे वजाइना को लुब्रिकेटेड रखता है क्योंकि वजाइना के अपने कोई ग्लैंड्स नहीं होते। एंड स्कीन रिलेशन के टाइम, सेक्सुअल अराउजल के टाइम लुब्रिकेशन बढ़ाता है सो दैट डिस्पेरोनिया ना हो। डिस्पेरोनिया मीन्स डिफिकल्ट रिलेशनशिप या पेनफुल रिलेशनशिप। नाउ स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑर्गन को देखेंगे। यूट्रस। यूट्रस जो है एक की ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मीन्स बर्थ। मैं रिप्रोडक्शन एक्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, रिप्रोडक्शन के लिए बोल रही हूँ। एंड ये की ऑर्गन नेचुरल प्रेगनेंसीज, IUIs, IVF सबके लिए है क्योंकि बर्थ जो बच्चे का होगा वो इसी के अंदर इम्प्लांट होने के बाद ग्रो होता है। पर इस ग्रोथ को इम्प्लांटेशन के बाद कौन बढ़ाता है? एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का मेन इंग्रेडिएंट कौन हो गया जो हमको डिटेल समझना है? दैट इज एंडोमेट्रियम, जिसको आगे डिटेल समझेंगे। पर इस एंडोमेट्रियम में क्या एनामलीज पाई जाती हैं जो इस इम्प्लांटेशन को या ग्रोथ को हैम्पर करती हैं? वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया। यू विल बी सरप्राइज्ड, हम तो बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम थिक हो तो इम्प्लांटेशन होगा, तो ये थिकनेस बढ़ जाएगी तो क्यों नहीं होगा? जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ आप सब सोचो। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, मायोमास, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एंडोमेट्रियोमा। जो एंडोमेट्रियम है वो किसी एक जगह एक फाइब्रॉइड जैसी मोटी हो गई, बाकी जगह पतली है, तो इससे इम्प्लांटेशन क्यों नहीं होगा? क्यूए राउंड के लिए आप सब रखो। एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, इंट्रायूट्राइन एडिशंस। एडिशंस नॉर्मली डेवलप होते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ करें, DNCs या कुछ ऐसी चीज उसमें चिपक जाता है उसकी दोनों वॉल्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन एडिशंस। एशरमैन सिंड्रोम शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आगे एक टॉपिक में ये डिटेल है। एशरमैन सिंड्रोम मींस किसी की DNC हुई है और उसको बहुत डीप हमने क्यूरेट कर दिया, तो जो बेसल लेयर है वो भी रिमूव हो गई। अब जो बेसल लेयर रिमूव हो गई तो वहां पे नया एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होगा। तो पैची डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम से क्या होगा? इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं होगा। इसको ऐसे समझे, आपने किसी गमले में पौधा उगाना है, उसमें एक जैसी मिट्टी होगी तो पौधा हर तरफ उगेगा। एक तरफ मिट्टी है फिर एक तरफ बहुत कम है तो उसकी जड़ ओपन हो जाएगी और ग्रोथ नहीं होगी। तो सिमिलरली एक यूनिफॉर्म एंडोमेट्रियम ना होते हुए कहीं है, कहीं बहुत थिन है, कहीं है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम, excessive thinning of endometrium. Then congenital anomalies, bicornate uterus, unicornate uterus, septate uterus. ये सब रीजन इनडायरेक्टली बनते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। और वो कैसे? कि या तो बेबी इम्प्लांट नहीं होगा, इम्प्लांट हुआ तो ग्रो नहीं होगा, और ग्रो हो गया तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए, 5 months 6 months एक्सटेंड ही ना। तो इन सब केसेस में द की रोल विच प्लेज इज यूट्रस, एंड यूट्रस में भी जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज एंडोमेट्रियम। यूट्रस इज 3 लेयर्ड, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मैंने लास्ट क्लास में डेमो में बताया था। सब सिरोसल फाइब्रॉइड वो मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम के बीच में होते हैं। ये यूट्रस की बॉडी के बाहर है,
इसलिए हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आती कोई. Then myometrium. Myometrium is important for the structure, shape of uterus and for the contractions which are required during delivery, during periods and during ovulation. तीनों conditions में हमको myometrium का contraction चाहिए. बस उस contraction की intensity and frequency अलग अलग होती है. Myometrium में longitudinal and circular muscle fibers होते हैं और यूट्रस में जैसे स्टमक में हमने पढ़ा है ऑब्लिक फाइबर्स, इसमें स्पाइरल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल लाइगेचर्स होते हैं. आप सबने पढ़ा होगा पीरियड्स की ब्लीडिंग अपने आप बंद कैसे होती है. फिजियोलॉजिकल लाइगेचर्स. ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आपस में उलझ के ऐसे टाइट हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स उसी में जैसे एक बटुआ बंधता है ऐसे बंद होती जाती हैं एंड ब्लीडिंग बंद हो जाती है. तो 3 टाइप के फाइबर्स हैं एंड इसमें ये जब यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज यूजफुल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी. द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट along with the placenta. Mild contractions of less power to expel the menstrual blood and very mild contractions at the time of ovulation. Why they are favorable? क्योंकि वो स्पर्म का मूवमेंट ट्यूब तक कराते हैं. तो मायोमेट्रियम का रोल क्या है? इट्स अ सपोर्टर लाइनिंग which supports the functioning of uterus. Here comes last, endometrium. Endometrium is the innermost lining of uterus जिसकी 2 layers होती हैं, stratum bacillus and stratum functionalis. Functionalis पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है. जो हम उत्तर वस्ती करते हैं, जो हम वस्ती करते हैं, योनि पिच्चू करते हैं, वो सब इसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं. और एशरमैन में बेसिलस को, विच इज साइंटिफिकली इफ आई से, वो दोबारा ग्रो नहीं होती. और आयुर्वेद से बोले तो सब अच्छा हो जाता है, बट आपको साइंटिफिक चीजों को भी साथ लेके चलना है. स्ट्रैटम बेसिलस जो है वो एक नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन होता है, बस वो सिर्फ ग्रोथ कराता है. किसकी? स्ट्रैटम फंक्शनैलिस की. स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो है दैट हैज द ग्लैंडुलर सिक्रीशंस जो थिक होती जाती हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है एक शॉर्ट में बता देती हूँ. ईस्ट्रोजन हार्मोन हर चीज का मल्टीप्लिकेशन करता है. मल्टीप्लिकेशन यानी ग्रोथ. थिन लाइनिंग को मल्टीप्लाई करके थिक करेगा, फॉलिकल को छोटे से बड़ा करेगा, ब्रेस्ट टिश्यूज को बड़ा करेगा, यूट्रस की मसल लेयर को और थिक एंड बड़ा करेगा. यानी जो जो ग्रोथ हो रही है वो कौन करा रहा है? ईस्ट्रोजन. अब इस ग्रोथ को मैच्योर करना एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी उसमें लाना, उसमें एंजियोजेनेसिस करना, नई ब्लड वेसल्स का बनना प्रोजेस्टेरोन का काम होता है. इसीलिए आप अब बिल्कुल वापस पास्ट में जाएं. आपने जितने पेशेंट्स देखे हैं या जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पे अगर हम समझें तो पीरियड्स के पहले आपको ब्रेस्ट में भारीपन आता है. क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उस ब्रेस्ट टिश्यू को जिसको ईस्ट्रोजन ने मल्टीप्लाई किया है उसमें फुलनेस लाता है. बट प्रेग्नेंट हो गए तो मिल्क सिक्रीशंस आएगा, नहीं हुए तो वो वापस वेव ऑफ हो जाएगा. ऐसा ही आपको ये वाला चेंज देखने मिलता है ड्यूरिंग लैक्टेशन. ड्यूरिंग लैक्टेशन जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रोलैक्टिन की वजह से नेगेटिव फीडबैक में चल रहे होते हैं, आपको ब्रेस्ट में सिर्फ तब पेन आता है जब आप बेबी को फीड करा रहे हो. क्यों? क्योंकि तब ऑक्सीटोसिन वो कॉन्ट्रैक्शंस देता है और बाहर मिल्क सिक्रीट होता है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस, ये ग्रोथ, ये सब हार्मोनल है. HPO एक्सिस, HPA एक्सिस जो आपको रिफ्लेक्ट होता है. तो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसके इफेक्ट में आपको एक साइक्लिकल चेंज मिलता है. पीसीओडी में हमको क्या मिलता है? प्रोजेस्टेरोन नहीं. इसीलिए इन पेशेंट्स की ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड होती है या बहुत कम होती है. उसके पीछे 2 रीजंस है. अनकंट्रोल्ड, अगर बहुत लंबे समय पेशेंट को 2 महीने 3 महीने पीरियड नहीं आया है तो कौन सा हार्मोन सिर्फ बॉडी में फंक्शनल है? ईस्ट्रोजन. उसको नेगेटिव फीडबैक प्रोजेस्टेरोन का मिल ही नहीं रहा एंड वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है. तो क्या बढ़ रहा है अंदर?
एंडोमेट्रियल थिकनेस दैट इंक्रीजेस, लेकिन उसमें क्या नहीं है, सिक्रीटरी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए जब भी पीरियड आता है पेशेंट क्या बोलता है, मैडम ब्लीडिंग हुई तो, पर बहुत थोड़ी थोड़ी लंबे समय हो गई, थक्का थक्का छोटा छोटा निकला पर उसमें ब्लड नहीं था। तो ये सब आप सब फेस करते होंगे अपने पेशेंट्स के साथ, या आप में से अगर किसी को पीसीओडी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हाइपर ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यही स्ट्रैटम फंक्शनलिस प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के नीचे, उसके इफेक्ट में थिक और अच्छी सिक्रीटरी हो जाती है, एंड इट गिव्स द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। दिस इज अ सोनोग्राफिकल इमेज जो मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। हम सब सोनोग्राफीज देखते हैं, पर मैं जानबूझ के ये इमेजेस डालती हूँ बिना रिपोर्ट्स के, कि हम बिना रिपोर्ट्स के समझना सीखें कि इस पेशेंट को क्या है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। सोनोग्राफी से पहले बोला जाता है ना, ब्लैडर फुल करके आइए इफ शी इज अनमैरिड। इफ शी इज मैरिड हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफीज कर सकते हैं थ्रू वजाइना। इन दैट केस हमें ब्लैडर नहीं दिखता। तो दिस इज ब्लैडर। ब्लैडर के जस्ट पीछे है यूट्रस, एंड दिस व्हाइट लाइन यू कैन सी इन बोथ द इमेजेस, दिस इज द एंडोमेट्रियम। इसको हम बोलते हैं 3-line पैटर्न। व्हाट इज 3-line पैटर्न? This is the myometrium, then the endometrium, and this is again the myometrium. Triple layer pattern is considered the best pattern. अच्छी डेवलप हो रही है। इस पेशेंट को राइट ओवरी में पीसीओडी है। आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये छठा थोड़ा बड़ा फॉलिकल है, ये लगभग एक जैसे छोटे छोटे हैं। These all are peripherally arranged and this is a polycystic pattern. Left ovary में नहीं है। Left ovary is haphazard, एक सेंटर में भी है, तो उसकी लेफ्ट ओवरी ठीक है। I hope you all have understood कि आपको बिना रिपोर्ट के कोई पेशेंट आता है तो कैसे समझना है कि ये यूट्रस है और ये उसकी दोनों तरफ ओवरीज है। अब हाँ मैम, वो लेफ्ट ओवरीज में भी पीसीओडी है, वो एक बार बताइए ना। अच्छा ठीक है बेटा, ये फिर से देखेंगे बेटा हम। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इस पेशेंट की पर अब्डोमेन सोनोग्राफी हुई है, मतलब अब्डोमेन के ऊपर से, नीचे वजाइना से नहीं हुई है, इसलिए ब्लैडर फुल दिख रहा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम। मैं तो वहीं बैठी हूँ, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही क्या? No, ma'am, your voice is very clear. मैम क्लियर क्लियर है मैम। अगर क्लियर सिर्फ कुछ को नहीं है तो प्लीज आप अपनी जगह बदल लें, और सबको नहीं है तो फिर मैं कुछ करूं। मैम No, क्लियर है। ma'am, continue. Your voice is very clear. क्लियर है मैम क्लियर है, कर्सर वीडियो और बेटा- वॉइस दोनों। अच्छा, अब कर्सर बेटा व्हाइट कलर का है, थोड़ा ध्यान से देखो। कलर ऑफ कर्सर चेंज मुझे करना नहीं आता, नेक्स्ट क्लास में सीख लूंगी अगर होगा तो। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, एंड ब्लैडर के जस्ट नीचे आपको यूट्रस दिख रहा है। मैं आपको पिछली क्लास में इमेज दिखा चुकी हूँ, 1 मिनट रुको, आगे चलते हैं फिर वापस आएंगे। ठीक है, लेट मी शो यू दी। हाँ, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ फीमेल जेनाइटल व्हेन शी इज स्टैंडिंग पोजीशन में। प्यूबिक्स, ये आपकी एब्डोमिनल वॉल है, ये प्यूबिक सिंथाइसिस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके पीछे यूट्रस है और उसके पीछे रेक्टम है। ये तो सबको दिखा? ठीक है, अब मैडम इस स्क्रीन नहीं इमेज दिख को रही है। हेलो, हाँ मैडम स्क्रीन नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। आ रही है मैम। स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है मैम। मैम आप कंटिन्यू करो, जिसका नेटवर्क नहीं होगा उनका ही ये इशू हो रहा है। अब ये दिखा सबको, है ना? इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा कि ये एब्डोमिनल वॉल, ब्लू कलर का प्यूबिक सिम्फाइसिस, देन दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस होल इज यूट्रस एंड उसके पीछे है रेक्टम। अब हम वापस उस सोनोग्राफी की इमेज पे जाते हैं जिसको मैं आपको दिखा रही थी। दिस
दिस इज द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे यूट्रस। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब मैं कर्सर गोल घुमा रही हूं, ये पूरा यूट्रस है। दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के बीच में आपको एक वाइट मार्क दिख रहा है इधर, और ये एक वाइट लाइन दिख रही है पूरी। दिस इज द एंडोमेट्रियम। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक सैंडविच है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल लाइन पैटर्न, एंड ये बेस्ट पैटर्न होता है कि यूनिफॉर्मली पूरी कैविटी में एंडोमेट्रियम है, और कहीं पे भी आपको कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये हम जब फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं तो हम इसको ईटी बोलते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस। नेक्स्ट स्लाइड में और बताऊंगी उसको। अब उसके दोनों तरफ आपको ओवरी दिख रही हैं, ये राइट ओवरी है एंड दिस इज द लेफ्ट ओवरी। ठीक, राइट ओवरी में ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक थोड़ा बड़ा फॉलिकल दिख रहा है। तो दिस इज, लेकिन ऑल आर अरेंज इन दी पेरिफेरी कॉर्टेक्स में मेडुला बिल्कुल खाली है। दिस इज पेरिफेरली अरेंज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरी। अब यहां लेफ्ट में देखें तो बीच में भी फॉलिकल आ गया है। बेटा कर्सर विजिबल नहीं है पर मैं बोल रही हूं और इमेज दिख रही है तो आप देख सकते हैं उतना तो बच्चे कि कर्सर विजिबल नहीं है, फाइन, पर आपको लेफ्ट ओवरी दिख रही है ना, इतना बड़ा लेबल है, उसके नीचे आपको 1 2 3 4 5 हैफेज़ार्ड पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल सर्कुलर पेरिफेरी में दिख रहा है। दिस इज राइट में पीसीओडी है, लेफ्ट में नहीं है। मैं मेन ये बताना चाह रही हूं कि कैसे समझोगे आप। नेक्स्ट कम्स द ईटी, जो एंडोमेट्रियल थिकनेस मुझे आपको बतानी है। क्लिनिकली हर डॉक्टर फॉलिकुलर स्टडी कराता है, पर उससे क्या समझना है ये बहुत सालों में हमको समझ में आता है कि एंडोमेट्रियम में जो साइक्लिकल चेंजेस ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में होते हैं वो कैसे होने चाहिए एक अच्छी प्रेगनेंसी देने के लिए या एक अच्छा पीरियड आने के लिए। तो उसको रिप्रोडक्टिव एज में समझेंगे कि सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये कॉलुमिनार एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में मल्टीप्लाई होके एंडोमेट्रियल की थिकनेस बढ़ाते हैं। वहां पे ग्लैंडुलर एक्टिविटी के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल में अब क्या क्या मिलेगा हमें, वो कॉलुमिनार से, बचपन में एपिथेलियम पढ़े हो, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार, सीलिएटेड कॉलुमिनार, है ना। तो ये सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ती है, स्क्वैमस में नहीं होती, क्यूबॉइडल में होती है, कॉलुमिनार में और ज्यादा होती है, एंड कॉलुमिनार सीरिएटेड में सिक्रीशन के साथ मूवमेंट भी होता है। वो फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा, आगे बताऊंगी। एंडोमेट्रियम में सीलिया नहीं होता, इट इज नॉन सीलिएटेड। तो ये कॉलुमिनार पोस्ट मीनोपॉजल एज में ना के बराबर हो जाता है एंड वो वापस क्यूबॉइडल और कुछ कुछ स्क्वैमस हो जाता है। क्यों एम्फेसिस दे रही हूं बेटा, क्योंकि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में आपको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन में आएगा कि इट इज कॉलुमिनार इन नेचर। इट शुड क्लिक योर माइंड। पोस्ट मीनोपॉजल एज, patient is bleeding, her histopath report is showing it is columnar, that means she is either precancerous और कैंसरस। आगे है वो स्लाइड, बट मैं यहाँ साथ साथ समझाती जा रही हूँ कि क्या चेंज आएगा। रिप्रोडक्टिव एज में इट विल बी कॉलुमिनार मेनली, इन पोस्ट मीनोपॉजल इट विल नॉट बी कॉलुमिनार या लो कॉलुमिनार। नेक्स्ट स्लाइड कम्स है कि एंडोमेट्रियम का मेन फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन एंड इम्प्लांटेशन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेंसेस, मेंसेस नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो मेंसुरेशन में अब आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कंसेप्शन के लिए देना है तो सेकेंड डे से देना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट उसके पीरियड्स ठीक करने के लिए देना है तो 5th डे से देना है, या 6th डे से उसको पोस्ट मेंसेस पीरियड देना है। क्योंकि हम ड्यूरिंग पीरियड अगर उसको ट्रीटमेंट देंगे तो ब्लीडिंग हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं वो अब इस स्क्रीन पे बोल्ड लेटर्स में मैं ये गोल गोल कर्सर घुमा रही हूं, आपको ये देखना है।
आफ्टर मेंसेस पेशेंट की एंडोमेट्रियल लाइनिंग 1 to 2 mm रह जाती है. ये क्या है? स्ट्रैटम बेसिलस, सिर्फ बेसल लेयर रह जाता है. स्ट्रैटम फंक्शनलिस शेड ऑफ हो जाता है. जैसे जैसे उसका ओव्यूलेशन पास आएगा, थिकनेस अगर ईटी एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 से 11 हो गई, मैं आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ना सिखा रही हूँ. बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनके सामने फॉलिकुलर रिपोर्ट्स आएंगी और वो ईटी का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे. ट्रिपल लेयर वास्कुलर ईटी, दैट मीन्स इट इज गुड. तो 7 to 11 mm है, तो योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज गुड. यू शुड बी हैप्पी कि आपका पेशेंट फर्टाइल है. क्लियर? अब इससे कम है तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आएगी, इससे बहुत ज्यादा है तो भी आएगी. वो मैं अभी आगे इसके साथ साथ समझाऊंगी कि हमें खुश नहीं होना है कि वाह वाह मेरे पेशेंट की एंडोमेट्रियम तो 18 mm हो गई, अब तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी. नो, ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस मत करिए. क्यों नहीं करें मैं बताऊंगी अभी. ये हमारा नॉर्मल है. मेंसेस के बाद 1-2, नियर ओव्यूलेशन 7 to 11. अब इम्प्लांटेशन अगर होना है तो वो 7 to 11 या 12 mm वाली है. दिस इज आइडियल थिकनेस. इफ इट इज लेस देन 7 और 6, डाउटफुल है, दवाइयां दीजिए. दवाइयां हम आगे पढ़ेंगे, आज सिर्फ डायग्नोसिस समझना है, नहीं तो लेसन बहुत लंबा हो जाएगा. अब एक्सेसिव थिकनेस है तो वो इम्प्लांटेशन नहीं करेगा. सिंपल सा उदाहरण, आपका गद्दा बहुत पतला है, आप रात भर करवट बदलेंगे, सोएंगे नहीं. गद्दा बहुत स्पॉन्जी है, स्टिल यू विल नॉट बी कंफर्टेबल एंड आप अपनी एक पोजीशन में नहीं हो पाते, यू बेंड, उसी में घुस जाते हो और फिर स्लिप होते रहते हो यहाँ वहां. इसको अब साइंटिफिक ढंग से समझाऊं तो अच्छा एक लास्ट लाइन, इम्प्लांटेशन होते ही थिकनेस हो जाती है 18 से 20 mm, क्योंकि अब उसको उस छोटे से जाइगोट जो रोल होके गैस्ट्रुला की स्टेज में यहाँ आया है, जाइगोट, मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो ब्लास्टुला रोल होके जो यहाँ आ गया और ऑर्गेनोजेनेसिस होना है, उसके लिए उस एंडोमेट्रियम को एकदम से मोटा होना पड़ता है, जिसको हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको उस नरिशमेंट देके ग्रोथ करानी है. तो वंस अगेन एंडोमेट्रियम का फंक्शन पहला है एक अच्छा पीरियड लाना. वो अच्छा पीरियड कैसे आएगा? जब उसकी लाइनिंग अप्रोक्सीमेटली 7 to 11, 7 ओव्यूलेशन में पीरियड्स आते तक, अगले 14 दिनों में 11, एट द मोस्ट 12. अगर वो 14 पार कर जाती है बेटा तो वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया बोलते हैं इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. बट इन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर इम्प्लांटेशन, if it becomes 11 to 20, it is perfect. 18 to 20, it is perfect. We want that for the nourishment of the embryo. स्लाइड चेंज करूं, समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड. इतनी सारी कहानी के पीछे सार भाग क्या था? तो सार भाग ये था, पहला infertility. Very thin endometrium will not give the nourishment to the embryo to grow, and when it will not grow, या तो उसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं कि मैडम मेरा यूरिन टेस्ट तो पॉजिटिव आया था, ये ब्लीडिंग क्यों शुरू हो गई. दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रेगनेंसी. हर चीज मैं स्लाइड्स में नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत डिटेल किताब बन जाएगी, आप लोग लिख सकते हैं बेटा. बायोकेमिकल प्रेगनेंसी जिसमें बीटा HCG, ये ऑप्स की क्लास नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स गायनी का है, कभी ऑप्स का करेंगे तो और डिटेल बताऊंगी. बीटा HCG जिसका लेवल 1 से ज्यादा हो, 1 से 10 की रेंज से ज्यादा हो तो हम पॉजिटिव बोलते हैं. तो किसी पेशेंट का आ गया 270, हम वो पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, लेकिन वो फेल हो गया बिकॉज एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं था. दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, जिसमें लाइनिंग थिन रही होगी, इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं हो. अब अगर लाइनिंग थिन थी और नहीं हो रहा, और उधर अबनॉर्मली थिक है तो नहीं हो रहा, तो अबनॉर्मली थिक में क्यों नहीं हो रहा, इसको प्लीज सुनिएगा. 3 पॉइंट्स हैं. पहला, अबनॉर्मल थिकनिंग क्यों हो रही है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन.
गाइडेड ईस्ट्रोजन जिसको प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा कि बस अब मत निकलो, अब मेरी बारी है, ये किस केस में होगा? पीसीओडी। पीसीओडी के फोर्सफुल एग्स जो बनते हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि हम दवाइयां देके, ट्रीटमेंट्स देके एग तो बना लेते हैं, बट वो ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा बॉडी में होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन का असर दबा के रखता है। और प्रोजेस्टेरॉन का असर क्या है कि जो अच्छा खासा पौधा है अब उसमें पोषण दिया जाए, सिक्रीटरी एक्टिविटी दी जाए, एंजियोजेनेसिस किया जाए, और वो हो नहीं पा रहा। तो वो लाइनिंग तो बन गई पर वो मैच्योर नहीं हुई, नरिश नहीं हुई एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए। तो इसीलिए वेरी थिक एंडोमेट्रियम इज नॉट गुड। सेकेंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इज DUB or AUB, abnormal uterine bleeding. This is in case of endometrial hyperplasia. जब बहुत थिक एंडोमेट्रियम बन जाएगी तो बट ऑब्वियस है जितना अंदर है उसको बाहर भी आना है, तो prolonged and heavy bleeding. This is again normally seen in anovulatory cycles जिसमें फॉलिकल नहीं बन रहा, मीनार्की के टाइम क्योंकि उनका भी ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मीनोपॉज, या ऐसी पेशेंट्स जिन्होंने ईस्ट्रोजेनिक मेडिसिन बहुत खाई हैं टू लुक यंग, बहुत लोग कराते हैं आजकल ये। तो दीज गिव्स द एक्सेसिव अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। पीसीओडी में तो होगा ही। एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर इज मतलब वो लेडीज में हम ज्यादा देखते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो या जिन्होंने बहुत IVF IUI ट्राई किए हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उनको बहुत हार्मोन्स दिए जाते हैं। शुरू के 14 दिन ईस्ट्रोजन, बाद के 14 दिन प्रोजेस्टेरॉन, ये साइकिल चलती है जो बहुत ओसी पिल्स पे है। पहले कंबाइंड ओसी पिल्स आती थी, माला डी, माला एन, इनसे ब्रेस्ट कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर्स बहुत कॉमन थे। धीरे धीरे लो डोज कंबाइंड पिल्स आने लगे, अब सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आने लगी, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये लेस हार्मफुल होती है। दिस ऑल यू शुड नो बेटा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करने सीट पे बैठते हैं हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो सामने वाला खा के आ रहा है वो उसके इफेक्ट्स अपने साथ ला रहा है और हमें आयुर्वेद से उन इफेक्ट्स को थोड़ा सा पैसिफाई करना है। देन कम्स द एंडोमेट्रियोसिस, द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम बिसाइड्स यूट्रस, पिछले डेमो क्लास में हम देख चुके हैं, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, यूट्रस के बाहर ब्लैडर पे, डायफ्रैम, इवन ब्रेन, ऐसे मेटास्टैटिक होती है ये एंडोमेट्रियम। इसको कैंसर से तुलना कर रहे हैं आजकल डॉक्टर्स सेमिनार्स में कि बस ये है कि ये लाइफ थ्रेट नहीं है बट इट इज फेटल फॉर द फीमेल, क्योंकि बहुत पेन होता है उसको पीरियड्स में और प्रेगनेंसीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के रीजंस कुछ नहीं है, मॉडर्न साइंस कुछ नहीं कहती, वो ये कहती है इट इज अननोन, बट आयुर्वेद उतान शयन, वात का जो वेग है उसको रोकना, ये नेक्स्ट कल के क्लास में करते हैं, चलो, है ना। ये सब रीजंस आयुर्वेद ने माने हैं, एक्चुअली है। जो हम पैरों के नीचे तकिया लगवा देते हैं ना हर प्रेग्नेंट लेडी को, 3 महीने तकिया रखो नहीं तो अबॉर्शन हो जाएगा। उतान शयन में कंठा वेष्टन आता है, कॉर्ड राउंड द नेक, एंड यू सी एवरी 10 में से 5 फीमेल हैज कॉर्ड राउंड द नेक। सिजेरियन सेक्शन के रीजंस यही हो गए। हम ड्राइव करते हैं गाड़ियां, घर पे भी आएंगे तो पैर ऐसा ऊपर करके लेट जाएंगे, तो ये सब रीजंस हैं सिजेरियन सेक्शन की तरफ। उतान शयन, जो रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो है, जो ब्लड फ्लो बाहर आना चाहिए वो वापस जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन रुक रहा है, अपान वायु का वेग गड़बड़ हो रहा है, तो एंडोमेट्रियोसिस का रीजन आई होप सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑटो इम्यून माना है तो गिलोय रामबाण है इसमें, अदरवाइज वेग का धारण नहीं करना। और मुझे एक ऐसी पर्सनल फीलिंग है कि टैम्पून्स एंड अगेन आई विल से कप्स, ये एक कारण बनते हैं रिट्रोग्रेड के। एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप ड्यूरिंग पीरियड्स अगेन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर रिट्रोग्रेड फ्लो, बिकॉज जैसे ही आपको प्रेशर आएगा आपकी मसल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल बी बैक, एंड एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, it is not mentioned in books but I have seen in my practice. Then it is the other uterine conditions,
एशरमैन एडिनोमाइसिस। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यूट्रस की नहीं, एंडोमेट्रियम की है। और ये सब बीमारियां हम सब अपने ओपीडीज में बहुत देखते हैं। तो हमको किसको ठीक करना है? एंडोमेट्रियम, या लेखन या बृहन। देन द असेसमेंट, मॉडर्न साइंस से कैसे असेस करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में असेसमेंट नहीं है। आयुर्वेद में हम सिर्फ अपनी पंचविद परीक्षा, अश्वित परीक्षा, इन सब से समझते हैं, है ना। अब डायग्नोसिस, मॉडर्न साइंस, पहला सोनोग्राफी, दूसरा हिस्ट्रोस्कोपी, तीसरा एंडोमेट्रियल बायोप्सी। सोनोग्राफी इज अ वेरी वेग डायग्नोस्टिक टूल कि हमें दिख गया पीसीओडी है, हमें दिख गया लाइनिंग थिक है, पर वो लाइनिंग थिक में कहीं कैंसर तो नहीं। वो देखने के लिए हमको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना चाहिए। और ये बायोप्सी कब करते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल कभी नहीं। दिस इज कॉल्ड डीएनसी डायग्नोस्टिक्स, जो मैंने अपनी डेमो क्लास में बताया था। डीएनसी डायग्नोस्टिक और डीएनसी ईबी, EB is endometrial biopsy. Juhi Vishwakarma, raise your hand. Why did you wanted to ask something? Diagnostic endometrial biopsy. इसको प्री मेंस्ट्रुअल क्यों करते हैं और पोस्ट क्यों नहीं? पोस्ट में तो फंक्शनलिस शेड आउट हो गई, तो हमें क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। प्री मेंस्ट्रुअल में वो फंक्शनलिस को लेंगे एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। इससे हमें पता चलेगा क्या कॉल्यूमिना सेल्स, cuboidal cells और very low columnar cells, looking to the age। अगर वो पेशेंट यंग है और आपको उसमें आ रहा है प्लोरीफरेटिव फेज, यानी उसको पीसीओडी है। ये फिर से कैसे समझो? प्री मेंस्ट्रुअल कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है सिक्रीशन, सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ाना। ईस्ट्रोजन का काम है प्लोरीफरेशन। अगर पीरियड के पहले की एंडोमेट्रियम प्लोरीफरेटिव आ रही है, यानी वो पेशेंट को क्या नहीं होता? ओव्यूलेशन। आई होप इट इज क्लियर। द डॉक्टर विल राइट एन ओव्यूलेशन साइकिल्स, एग रिलीज ही नहीं हुआ। दूसरा, अगर 59-60 इयर्स की है और प्लोरीफरेटिव आ रहा है, इट इज रिस्की। ईस्ट्रोजन अभी भी पीक पे है और उसमें सेल्स जो आ रहे हैं वो कॉल्यूमिनार आ रहे हैं, अगेन इट इज रिस्की। फिर उसको हम कैंसर के लिए सस्पेक्ट करके आगे टेस्ट करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स का करवाया है और साथ में रही भी हूं। बिल्कुल एक कैमरा है, आपको यूट्रस अंदर से दिखता है। आई विल ट्राई, मेरे कुछ पेशेंट्स के हिस्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, उसको ऐड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पूजा। तो इस सेशन में नहीं, आगे उसमें उनके इवन ओपनिंग्स इतनी अच्छी दिखती हैं फेलोपियन ट्यूब्स की। तो दैट इज द डायग्नोस्टिक टूल विच इज लगभग श्योर शॉट, क्योंकि वो हम अपनी आंख से देख रहे हैं। इसमें ट्रीटमेंट में आई कंडेम ऑल द हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स until unless it's an emergency. Please don't go for Mirena, OC pills. Yes, बहुत हेवी ब्लीडिंग है, हमारी मजबूरी बन रही है, तो आप ट्रानेक्सा, इथामसाइलेट या ट्रानेक्सामिक एसिड यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा ना हो कि हमारे उसमें कि नहीं आयुर्वेद से वो पेशेंट कहीं एनीमिक हो जाए। मतलब आई अवॉइड गिविंग हार्मोन्स, बिल्कुल कंडेम करती हूँ, या ओसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सर्जिकल कराना पड़ता है। कई बार 50+ पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 19, 20, 22 है, तो उसमें मैं करवाती हूँ डायग्नोस्टिक डीएनसी जस्ट टू रूल आउट कहीं कैंसर तो नहीं है। एंड आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि ये करा रही हूँ सफाई के लिए, बच्चेदानी साफ हो जाएगी, इसके बाद 6 महीने आयुर्वेदिक लेंगे कि नई लाइनिंग इतनी मोटी ना बने। और उसमें लेखन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। If it is cancer, chemotherapy. Now the next topic is cervix. Uterus clear है? सिर्फ एक आध कोई अपना हाथ दिखा दो तो मुझे क्लियर हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स आप सबको पता है, इट इज माउथ ऑफ यूट्रस विच इज ट्यूब्यूलर, है ना। 2:1 का रेशियो है रिप्रोडक्टिव एज में। एंड इसका, मैम प्लीज रिपीट, डीएनसी विद प्लोरीफरेटिव फेस। क्यूए राउंड नहीं रखेंगे, फिर अभी अभी कर लेंगे। देखो बेटा, आप
बेस पे वापस चलो, मैं हमेशा बोलती हूँ हम लास्ट नहीं, हम फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझें। ईस्ट्रोजन का फंक्शन है प्लोरिफरेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। ब्रेस्ट डेवलप होता है, यूट्रस डेवलप होता है, फॉलिकल डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। 1 से 2 mm की धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 10-12 mm बनती है। किस हार्मोन के इफेक्ट में? ईस्ट्रोजन। बनने के बाद अब उसको रसीला करना है। एक आम बन गया, अब वो रसदार होना चाहिए। तो रसदार कैसे होगा? 2 चीजों से, खूब सारा ब्लड है, दैट इज एंजियोजेनेसिस, और उसमें खूब अच्छे से ग्लैंड्स डेवलप हो। तो ये दोनों काम प्रोजेस्टेरोन कराता है। अब किसी की डीएनसी हमने मेंसेस के पहले की, प्री मेंस्ट्रुअल, जो उसका अंदर से एंडोमेट्रियल टिश्यू लिया, उसको हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। उसमें 2 चीजें आएंगी, प्लोरिफरेटिव फेज या सिक्रेटरी फेज। अगर प्लोरिफरेटिव आ रही है यानी उसका कॉर्पस ल्यूटियम बना ही नहीं, वो बनता तो प्रोजेस्टेरोन आता ना, तो दैट मींस एन ओव्यूलेटरी साइकिल। ठीक है। अगर उसमें आया सिक्रेटरी फेज, दिस इज व्हाट वी वांटेड, फॉलिकल बना है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? नहीं, तुम्हारा अंडा तो बन रहा है बेटा, बस उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, फिर हम उस पर काम करते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज द सिक्रेटरी फेज। मैंने ये आपको एक रिप्रोडक्टिव एज वाली लेडी का बोला, लेकिन अगर किसी मीनोपॉज वाली लेडी को हम हेवी ब्लीडिंग हो रही है और चेक कर रहे हैं और उसमें सिक्रेटरी आ रहा है, तो वो रिस्क, सॉरी प्लोरिफरेटिव आ रहा है, तो थोड़ा रिस्क, क्योंकि मीनोपॉज के बाद अगर किसी का ईस्ट्रोजन इतना हाई है कि हाइपरप्लाजिया हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउट जाता है एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। देन शी हैज टू बी टेकन इन दैट, और वो रास्ता उसके लिए पकड़ना पड़ता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। क्लियर? अब हम आते हैं सर्विक्स पे। सर्विक्स जो है उसकी शेप आप सबको पता है, कोनिकल ट्यूब्यूलर है, एंडो सर्वाइकल केनाल होती है, उसमें एक सर्वाइकल केनाल आगे डायग्राम में आ जाएगा, उसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड उस ओपनिंग के अंदर ये दिस इज द सर्वाइकल केनाल, ये पूरा यूट्रस है, ये सर्वाइकल केनाल है। उसकी इंटरनल ऑज या इंटरनल ओपनिंग, एक्सटर्नल ऑज या एक्सटर्नल ओपनिंग, इसके बीच ये जो केनाल है, इसमें आपको ऐसा वेवी सा दिख रहा है, ये फोल्ड्स होते हैं जिसको आर्बोर विटे पैटर्न कहते हैं। इट इज लाइक दिस, उंगली के अंदर उंगली घुस जाती है ऐसे। ये देता है प्रोटेक्शन यूट्रस को, स्पेशली किससे? इन्फेक्शंस ना जाए, और वो भी कब? प्रेगनेंसी में। दिस इज कॉल्ड आर्बोर विटे पैटर्न, इसको पेलिएट फोल्ड्स भी बोलते हैं। दिस इज द सर्विक्स। इस सर्विक्स में हम एक बार फिर से पहले देख लें, palmate folds, these close the cervix like this। अब cervix क्लोज हो गया तो कोई भी फॉरेन मटेरियल इतनी आसानी से अंदर नहीं जाएगा, और जब कॉपर्टी डली है वो स्लिप होके बाहर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सर्वाइकल केनाल ऐसा क्लोज है। क्लियर हो गया? अब इसमें माइक्रोस्कोपिक इज रिक्वायर्ड। मैंने इसलिए ये स्लाइड ऐड किया है कि सर्विक्स में 2 चीजें होती हैं, आगे डायग्राम में अभी फिर दिखाऊंगी, एक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स, एससीजी दैट इज स्क्वामोकोल्यूमिनार जंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये जो आजकल हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे हैं उसमें ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो आप डायग्नोसिस आराम से बना लेंगे। अब इसको आगे डायग्राम में देखते हैं। ये दिस इज द एंडोसर्विक्स, अंदर का जो केनाल के अंदर है, और ये जो बाहर हमको एल दिख रहा है छोटा सा, दिस इज द एक्टोसर्विक्स, जो बाहर है, जो हम वजाइना से पैल्पेट कर पाते हैं, दैट इज द एक्टोसर्विक्स। और जो अंदर केनाल है वो पूरा एंडोसर्विक्स है। एंडोसर्विक्स जो है उसमें कॉल्यूमिनार सेल्स है। मैंने आपको अभी बताया था, कॉल्यूमिनार मींस जो सिक्रीशंस देते हैं। तो योर प्रेजेंटेशन हैज रिज्यूम्ड विद ऑडियो। ये कॉल्यूमिनार सेल्स जो हैं ये सिक्रीशन देते हैं। तो जो आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जो म्यूकस प्लग पूरी प्रेगनेंसी में बनता है, वो कौन सिक्रीट करता है? एंडोसर्विक्स।
अब ये बाहर का जो एल है एक्टोसर्विक्स, ये सिंपल है बेटा, फर्स्ट ईयर याद करो, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर। तो एंडोसर्विक्स इज सिंपल कॉल्यूमिनार सेल्स जिसमें सिर्फ एक लाइन दिख रही है। एक्टो में इट इज मल्टीपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल्स। ये सेल्स के नाम क्यों याद करा रही हूँ, रिपोर्ट में क्या आता है वो आप जब तक ये नाम याद नहीं करोगे आप रिपोर्ट समझ ही नहीं पाओगे, ढूंढोगे मैलिग्नेंसी है क्या, ऐसा हर रिपोर्ट में नहीं लिखा होता है ना। तो एंडोसर्विक्स में ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो सिक्रीशंस देते हैं, अनहेल्दी सिक्रीशंस देते हैं जो स्पर्म को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं एक बेबी को, तो उसको हम म्यूकस प्लग कहते हैं। एंड एक्टो में जो बाहर है उसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल्स है। यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ये स्ट्रैटिफाइड क्यों और वो सिंपल क्यों। अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, सारी रगड़ सर्विक्स पे बाहर आएगी, सिंगल लेयर होगा तो छिल जाएगा। आप मुंह में पान रख के देखो, कट जाता है। रोज सर्विक्स ऐसा कट जाए तो वो लेडी तो मर जाएगी कैंसर से शुरुआत में ही। दैट इज वाई इट इज मल्टीपल लेयर्ड एंड इट इज नॉट सिक्रीटिंग एनीथिंग। गीला रहेगा, सिक्रीट करता रहेगा तो अगेन वो जल्दी इरोड होगा। आई होप इट इज क्लियर सबको नाउ। तो हम वापस जाते हैं माइक्रोस्कोपिक पे कि एक्टोसर्विक्स इज स्ट्रैटिफाइड यानी मल्टीलेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम सिमिलर टू वजाइनल लाइनिंग। दैट मीन्स वजाइना भी अपनी सिक्रीशंस नहीं देता। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा वजाइना तो वेट होता है, आगे वजाइना भी है, बताऊंगी क्यों वेट होता है। एंडोसर्वाइकल जो है उसमें कॉल्यूमिनार है विच सिक्रीट्स द म्यूकस। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है इस जोन को हम कैंसर जोन कहते हैं क्योंकि ये जोन कब रूप बदल ले और यहाँ पे आगे स्क्वैमस चला जाए या यहाँ कॉल्यूमिनार आ जाए, ये टाइम नहीं लगता। और इस जोन को चेंज करने के लिए सबसे दो प्रमुख कारण है। पहला HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके वैक्सीन्स हैं, और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये दोनों इस DNA को चेंज कर देते हैं एंड दिस चेंज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का जो ट्रेंड है, दिस इज अलार्मिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर्स। देन इसके अलावा यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वाइब्रेशंस, you all are doctors, I can discuss it very clearly. People use the instruments, the vibrators and all. ये सब जो constant irritation है, this disturbs. जो prolonged intrauterine devices लगाते हैं, बहुत गांव में तो ट्रेंड है बेटा, मल्टीलोड डाल दी, एक निकाली, तीसरी डाल दी, चौथी डाल दी, तो ये constant irritation जो सर्विक्स को रहती है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कैंसर है क्या, इरिटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। टिपिकल से एटिपिकल, एटिपिकल से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। टिपिकल क्या था, एंडो शुड बी कॉल्यूमिनार, एक्टो शुड बी स्क्वैमस। कांस्टेंट इरिटेशन से कब इन दोनों का DNA चेंज हो जाए और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, दैट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर एंड दिस इज कॉमन फ्रॉम 18। पहले तो हम इसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते थे पर आजकल बच्चे बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो इट इज कॉमन फ्रॉम टीन्स टू रिप्रोडक्टिव एज। 40-45 के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन कम है एज कंपेयर टू यंग एज, लेकिन यंग एज में ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप 45-50 में सर्वाइकल कैंसर को प्रेजेंट कर सकते हो एज अ सिम्टम। यहां पे किसी को डाउट्स है? आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा सर्विक्स की एक और अहमियत है कि सर्विक्स जो एंडो एंड एक्टो सर्विक्स है, एंडो सर्विक्स इज नर्व सेंसिटिव, उसमें पेन होता है, एक्टो में पेन नहीं होता। इसलिए जब उत्तरवस्ती देते हैं और वल्सलम से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं तो डिस्कम्फर्ट होगा, मैंने ऐसे चूटी मारी डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जम के सुई दबा दूंगी तो दर्द होगा। तो होल्डिंग एक्टो सर्विक्स gives discomfort
बट पेन नहीं, तो उसको जेंटली होल्ड करना है, बहुत डीप नहीं, क्योंकि सर्विक्स है ही 1 सेंटीमीटर का। अब आप उसको पकड़ लो कस के तो अंदर तक पेन जाता है एंड थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। एंड फिर मैं बोलूंगी, मैं शायद थोड़ा साइंटिफिक ज्यादा हूं बेटा, मैं उत्तरवर्ती से डरती ही इसीलिए हूं। जहां ब्लड एंड ऑयल का मेल हुआ, ऑयल एम्बोलिज्म की संभावनाएं बढ़ती हैं, विच इज वेरी 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 डेंजरस। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग अगर एक सेल भी आरबीसी का आपको दिख रहा है तो प्लीज पोस्टपोन योर उत्तरवर्ती शेड्यूल। देन नेक्स्ट आता है नर्व एंडिंग्स, ये मैंने बता दिया। हाँ, सर्वाइकल राइपनिंग, दूसरा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है सर्विक्स का, इट इज कि सर्विक्स का राइपन होना, सॉफ्ट होना फॉर डिलीवरीज। तो सर्विक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन टू द यूट्रस, अंदर पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द इंफेक्शन, एंड सेकंड इट मेक्स द बर्थ कैनाल जिससे बेबी डिलीवर होगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, आपको क्या क्या इसमें बीमारियां दिख सकती हैं। पहला सर्वाइकल कैंसर, मैं उसको काफी डिटेल बता चुकी हूँ। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया भी उसी का प्री रूप है बेटा, पूर्व रूप बोलेंगे। पूर्व रूप में हम डर जाते हैं कि अरे यार इसका तो वो जो जंक्शन है वहां पे हमको कुछ सेल्यूलर चेंजेस दिख रहे हैं, तो टालना नहीं है, इमीडिएटली हमको पेशेंट को ट्रांसफर करना है हायर सेंटर पे। देन सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स। बोलना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये सब प्री स्टेजेस हैं कैंसर की। क्यों? क्योंकि एक्टो नॉन सिक्रीटरी है, इन्फ्लेमेशन में सिक्रीशंस आ गई और ये बार बार होता रहा तो टिपिकल से एटिपिकल या डिस्प्लेसिया आपको दिखेगा, एंड दिस माइट लैंड अप इन सर्वाइकल कैंसर इन लेटर स्टेजेस। ये क्यों होता है? मैंने पहले भी बोला, सर्विसाइटिस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एसटीडीज, प्रॉपर्टीज और इन सब का लंबे समय यूज होना, देन हाइजीन मेंटेन नहीं करना, कप्स का यूज करना जो बहुत क्लीन नहीं है, आप रिपीटेडली वही कप यूज कर रहे हैं, कोई भी इरिटेशन उस म्यूकोजल लाइनिंग को होगी। आप मुंह के छाले से कंपेयर करें, मैं हर क्लास में जब आना पढ़ाती हूँ सबको बोलती हूँ, पाइल्स, फिशर्स भी वही म्यूकस मेम्ब्रेन है जो मुंह में है, वजाइना भी वही म्यूकस मेम्ब्रेन है। हर बार मुंह में छाला होगा तो आप डर जाओगे और डॉक्टर के पास जाओगे। हर बार सर्विक्स और वजाइना में आपको इरोजन या अल्सरेशन दिखेंगे, इट इज ऑल प्री स्टेज फॉर कैंसर। सर्वाइकल पॉलिप, फाइब्रॉइड एंड सिस्ट, इसमें वर्ड नहीं लिखा है मैंने, सिस्ट में नेबोथियन सिस्ट, अच्छा आगे है। नेबोथियन सिस्ट बहुत कॉमन होते हैं बेटा, उससे डरना नहीं है, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। वो मैरिज के बाद गर्ल्स बिकम प्रोन फॉर दिस बिकॉज हार्मोनल चेंजेस, फ्रिक्शंस, ये सब होता है, उसको बिल्कुल नहीं घबराना। आई हैव सीन पेशेंट्स जो पंचकर्म सेंटर्स पे जाके 6-6 महीने 7-7 महीने वस्ती ले रहे हैं। मत करो ये सब, डू ऑथेंटिक प्रैक्टिस, डोंट गिव हर कांचनार, गुगुल, वरुण आदि कषायम फॉर दिस, बिकॉज वो अपने आप बनेगा बिगड़ेगा। बट यस, अगर वो बियॉन्ड दी साइज हो गया कि वो सर्विक्स की लिप्स को दूर कर रहा है, आपको दिख रहा है पीवी में, स्पेक्युलम में, तो आपको उसको ट्रीट करना है। साबूदाने को जैसा आप खिचड़ी के लिए फुला लेते हैं ना, उतना साइज नेबोथियन सिस्ट का, वो दिखता भी वैसे ही है, ट्रांसपेरेंट सा, उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। कन्विंस योर पेशेंट एंड ठीक है, उसकी वजह से उसको डिस्चार्ज हो सकता है, आप उसको पत्रांगासव, लोद्रा सब कुछ दे दीजिए, शी विल बी सिम्प्टोमेटिकली रिलीव्ड। पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप्स हैव टू बी ऑपरेटेड। अगर वो बड़ा है, छोटा है तो यस आप लोकल छार लगा के ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट गिव एश्योरेंस, क्योंकि मसल मास से बनता है, मसल छार से नहीं श्रिंक होता। देन प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताई दिया कि बर्थ कैनाल बनाता है। अब किसी पेशेंट को बार बार सर्विसाइटिस हो रहा है, उसको पॉलिप बना काट के निकलवा दिया गया, या फाइब्रॉइड था कट करके निकाला, तो जो चीज कटी क्या वो दोबारा उतनी इलास्टिक होगी? नहीं होती। आपको कभी बचपन में कहीं स्टिचेस लगे हो तो उस स्किन को देखना, वो थोड़ी अलग होती है। बहुत डीप लगे होंगे तो वहां के बाल भी उड़ जाएंगे, यानी उसकी नेचुरल इलास्टिसिटी एंड ग्रोथ
जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो सर्विक्स अगर बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी आपको दिखती है कि वो जो सर्विक्स को ओपन होके छोटा होना था और बर्थ कैनाल बनानी थी वो नहीं हो पा रहा। तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया, मैंने डेमो क्लास में बताया था। ठीक ऐसे ही किसी का सर्विक्स बहुत वल्नरेबल है, बहुत इलास्टिक है, तो वो झट से जल्दी से खुल जाएगा, उस केस में प्री मेच्योर बर्थ होता है। इसको हम इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स कहते हैं कि ये पूरे 9 महीने तक नहीं चल पाया। इसमें एक माइनर सर्जरी होती है विच इज कॉल्ड सर्वाइकल एनसर्क्लाज, कि उसको हम एनसर्क्लाज मींस ऐसा बटुए की डोरी की तरह सर्विक्स को बांध देते हैं, तो वो सर्विक्स खुलने नहीं पाता और 9 मंथ लगते ही उस स्टिच को काट देते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल एनसर्क्लाज। तो दिस विल नॉर्मली ये किसमें किया जाता है? ट्विन्स में, ट्रिपलेट्स में, क्योंकि वो यूट्रस पे वेट बहुत दे रहा होता है। तो इसको अब हम कैसे समझेंगे? किस पेशेंट को हमको ये करना है? सबको तो नहीं करना, तो इसको कैसे करना है? आई विल रिपीट दिस वंस मोर बेटा। बानो कोई है ना? मैं रिपीट करती हूँ। सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ मैंने आपको कैनाल की बताई थी, बट कंप्लीट लेंथ जो सर्विक्स की है एक्सटर्नल से इंटरनल शुड बी 3 to 3.5 सेंटीमीटर। ये अगर है इट इज नॉर्मल, इफ इट इज लेस देन 3 इट इज अलार्म, इफ इट इज लेस देन 2.5 यस इट हैज टू बी डन, नो वेट। ठीक है? और एनसर्क्लाज कब करना है? 14 वीक्स तक, क्योंकि उसके बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि आप सर्विक्स को जब स्टिच करने का सोचते हो तो इरिटेशन होगा यूट्रस को नेचुरली। मेरी इस उंगली पे पिंच करोगे तो पूरी उंगली पे, एक आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके देखो, हाथ खींचते हो ना, तो जैसे ही सर्विक्स में नीडल डालोगे वो यूट्रस पुल करेगा एंड कई बार कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। इसीलिए वैक्सिंग मना करते हैं प्रेगनेंसी में, कि वैक्सिंग में जो जिटर आता है ना उसमें कई बार प्री मेच्योर लेबर पेन्स आ जाते हैं। वैक्सिंग इन जेनाइटल्स, वैक्सिंग इन थाइज, आई डिनाई माय पेशेंट्स, मत करो। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं रोज क्लिनिक में शेयर करती हूँ और आपसे भी शेयर कर रही हूँ। अब इसमें आपने उस सर्विक्स को सोनोग्राफी में देखा, डॉक्टर को स्पेशली आपने बोला कि इसकी हिस्ट्री अबॉर्शंस की, प्लीज इसका सर्विक्स देख लेना। उसने लिखा सर्वाइकल लेंथ 3, फाइन। पेशेंट को बोलो नहीं ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो, सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 से कम है तो फिर तो 110% एनसर्क्लाज के लिए जाएगी, एंड 3.6 है तो बी रिलैक्स्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। देन कम्स प्लाजेंटा प्रीविया। मैंने वही बोला, सिजेरियन सेक्शंस जो हो रहे हैं, प्लाजेंटा ऊपर होता है, फिर कॉर्ड होता है, फिर बेबी होता है। इफ इट इज द अदर वे अराउंड, इट इज क्योंकि प्लाजेंट जो सर्विक्स है उस पे वेट आने लग गया अब, क्योंकि उस पे इम्प्लांट हो गया आके प्लाजेंटा, तो इसमें भी सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंसी देखते हैं कि वो बार बार बीच बीच में ब्लीड करता है। तो दिस इज सर्वाइकल इंपॉर्टेंस फॉर ऑप्स, और बाकी हमने जो देखा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विक्स इन गायनी, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद आता है वजाइना। वजाइना इज व्हाट डज बल्की सर्विक्स मींस विद पीसीओडी ओवरीज इन यूएसए। बल्की सर्विक्स क्या हुआ? जो बड़ा हो गया, जिसमें सर्विसाइटिस है, सूज गया, इट इज बल्की सर्विक्स। ओवरग्रोथ हो गई, हाइपरट्रॉफी, इट इज बल्की सर्विक्स। आपको एक लिप पे दाना हो जाए, कट जाए, सूज जाता है, दैट इज, आप बोलते मेरा लिप फूल गया, बस दैट इज बल्की। बल्की मीन्स अपने साइज से थोड़ा बड़ा होना। तो थोड़ा बड़ा होना किन किन में होगा? देखो, कैंसर में भी होगा, सर्विसाइटिस में भी होगा, पॉलिप फाइब्रोइड सिस्ट में भी होगा। तो दीज आर ऑल बल्की सर्विक्स। इरोजन एक नया टॉपिक है स्पेशली बेटा अलग से, इसलिए मैंने यहाँ इरोजन नहीं रखा है। आपकी क्लासेस में एक पूरा टॉपिक है इरोजन। इनसफिशिएंसी बेटा किसी ने पूछा है, इनसफिशिएंसी इज व्हाट? देखो ये सर्विक्स है, ये पूरा सर्विक्स जो है 3 सेंटीमीटर, आइडियली मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 to 3.5 mm, सॉरी सेंटीमीटर। एंड ये जो कैनाल है ये मैं आपको 1-1.5 सेंटीमीटर बोली थी, मतलब एक्टो से पूरा अंदर तक। अब ये सर्विक्स जो है अगर छोटा है तो इट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, कि वो पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को खींच पाए,
उसमें उतनी ताकत नहीं है, उसके लिए हम उसको स्टिच कर देते हैं कि भाई अब तू खुलना मत, खुल गया तो बेबी प्रीमेच्योर हो गया है. दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स. वजाइना. वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब. क्या टाइम हो गया? ओह माय गॉड, अभी तो बहुत सारा बचा है. पूजा क्या करें? आर यू देयर पूजा? चलो कंटिन्यू Yes, करते ma'am. पूजा. Yes, ma'am. Continue कर सकते हैं. अरे लोग सो जाएंगे सारे. मैंने बोला था वो 11 से ऊपर ही जाती है क्लास. वजाइना जो है बेटा वो एक मस्कुलर ट्यूब है. आई डू वन थिंग, फेलोपियन ट्यूब को ट्यूबल ब्लॉक में ले लूंगी, ठीक है? वजाइना जो है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब. इसको जल्दी जल्दी समझ लो. ये जो ट्यूब है ये सिर्फ कब, इसको कैसे समझना है, इसका कोई काम नहीं है. वजाइना का सिर्फ काम है, जो मेन फंक्शंस है वो ये है: पीरियड, आर्तव स्रोतस, आर्तव को लाना, अंतःपुष्प को लाना, इम्यून डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे डॉडेलिन बैसिलाई बैक्टीरिया होता है, पीएच मेंटेन करता है कि आपके अंदर यूट्रस और सर्विक्स तक इंफेक्शन ना जाए, एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्ट जो है वो वजाइना कराता है, उसके फंक्शंस ये हैं, है ना? लेकिन इस वजाइना से और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाता है, आप किसी को एग्जामिन कैसे करोगे. तो एग्जामिन के लिए ये वाइट डिस्चार्ज मैं समझा दूंगी. एग्जामिन के लिए मान लो दिस इज वजाइना. दिस अब इतना लंबा तो नहीं होता, इतना सा है. इट इज 9 and 11 सेंटीमीटर्स. ये वजाइना है. मैंने फिंगर स्ट्रेट डालनी है वजाइना में, कहीं ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट डाली. मुझे ऐसी नोज वाली सॉफ्ट फीलिंग आई, दैट इज सर्विक्स. जिसने पीवी कभी नहीं किया वो भी कल अपनी क्लिनिक में करके देखेगा एंड मुझे 15 दिनों में बताएगा. ये किया, आपको फील हुआ, अब आप उसके ऊपर फिंगर ले गए, दैट इज द एंटीरियर फॉर्निक्स. नीचे ले गए पोस्टीरियर फॉर्निक्स, एंड लेफ्ट राइट दोनों तरफ ले गए, दैट इज लैटरल फॉर्निक्स. ये फॉर्निक्स हमें क्या बताता है? एंटीरियर ले गए और पुश किया, आपको एक सॉफ्ट फीलिंग आती है, दैट इज ब्लैडर. नीचे ले गए, इवन सी फीलिंग आती है, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. जहां मोशन थोड़ा थोड़ा फील होगा, बिल्कुल क्लियर है तो भी उसको रूगे फील होते हैं आपको. मैं टंग यहां रख दूं, फील हो रही है ना, ऐसे रूगे फील होते हैं रेक्टम के. तो दिस इज एंटीरियर फॉर्निक्स, दिस इज पोस्टीरियर फॉर्निक्स, एंड ये लैटरल फॉर्निक्स से आपको ब्रॉड लिगामेंट वाला एरिया फील होता है. तो वजाइना इज हेल्पफुल फॉर एग्जामिनिंग द जेनाइटल ट्रैक्ट इंटरनली, इंटरनल बेलॉटमेंट, जिसमें सर्वाइकल इरोजन्स देख सकते हो, बल्कि सर्विक्स देख सकते हो, नेबोथियन सिस्ट देख सकते हो, सर्विसाइटिस देख सकते हो, एंड आईयूसीडी कोई डला है तो उसका धागा देख सकते हो. दिस इज हाउ यू विल एग्जामिन. आप ऐसे गए एंड आपको पहले सर्विक्स फील करना है. धीरे धीरे 4-5 बार जब सर्विक्स फील कर लोगे तो फॉर्निसिस फील करना. रेट्रोवर्टेड यूट्रस में आपको पोस्टीरियर फॉर्निक्स फुल महसूस होगा, सीधा रेक्टम नहीं होगा. आपको लगेगा अरे कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन है, वो क्या है? यूट्रस पीछे है. आगे में आपको एंटीवर्टेड में आगे फील होगा, एंड लैटरल में आप डाल के जब ऊपर से दबाओगे और पेशेंट पेन कह रहा है यानी पीआईडी है. पेशेंट कुछ भी नहीं कह रहा मतलब उसे कुछ नहीं है. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये चारों फॉर्निक्स की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब वजिनाइटिस, जब वजाइना का अपना डिस्चार्ज ही नहीं है तो कहां से इन्फ्लेमेशन और कहां से वाइट डिस्चार्ज? वजाइना का डिस्चार्ज कैसे बनता है? कंजेशन से. व्हाट इज कंजेशन? ये इस स्लाइड में था जिसको मैं यहां समझा रही हूं कि जब सेक्सुअल अराउजल हो, एक्साइटमेंट हो, सारा ब्लड सर्कुलेशन जेनाइटल्स में आ जाता है. पीआईडी को रूल आउट कैसे करेंगे बेटा? जैसे ही पेशेंट ने आउच किया, जब आपने ऊपर से पेट दबाया और यहाँ लैटरल फॉर्निक्स में हाथ लगे, दैट इज पीआईडी 1. पीआईडी कैन बी अपेंडिक्स की वजह से, कोलाइटिस की वजह से, या जेनाइटल इन्फेक्शंस की वजह से. दैट इज पीआईडी. क्लियर? अब वजिनाइटिस, हाँ मैं बोलती कंजेशन, सेक्सुअल अराउजल, और इन सब में सारा ब्लड सर्कुलेशन
जेनाइटल्स पे आता है, वहां जो ब्लड वेसल्स हैं वो फुल हो जाएंगी और ऊज करेंगी. ऊजिंग जो है दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज, विच इज जस्ट गीलापन. सलाइवा गीला है, यहाँ पे कुछ कीचड़ नहीं है, फटा दूध नहीं है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाएगा दिस डिस्चार्ज बिकम्स कर्डी, फाउल स्मेलिंग, वाइट, फटा हुआ दूध, जितने टर्मिनोलॉजी आप सबको पता है. तो वजिनाइटिस इज ओनली इन्फ्लामेशन. रेड हॉट वजाइना, आप वजाइना में मुंह हाथ डालेंगे, आपको वजाइना गर्म नहीं लग रहा, इट इज नॉर्मल. हाथ रखते ही आपको ग्लव्स के अंदर फिंगर गर्म लगने लगे, वजिनाइटिस. मतलब पेशेंट प्री स्टेज पे है वजाइनल इन्फेक्शन के. आप वजाइनल टैबलेट दीजिए, यहाँ डूश नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया मर गया है, और आप डूश दोगे तो वो गुड बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे वजाइनल टैबलेट देंगे. अब एलोपैथी देना चाहते हैं दे दें. आई डोंट नो आप किस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं वजाइनल, यू कैन डू दैट. नहीं तो वी जेल हिमालय का यू कैन अप्लाई दैट इंटरनली एंड एक्सटर्नली. फिर वजाइनल नियोप्लाजिया. नियोप्लाजिया इज अगेन व्हाट? कैंसर. HPV virus, multiple sexual partners, sexually transmitted diseases. Just 1 second, एक फोन बार बार आ रहा है. दीदी बिजी हूँ, क्लास है, क्लास चल रही है, बाद में बात करूं. हाँ जल्दी बोलो. अलसी है. ओके बाय. हाँ हाँ. तो ये सब कैंसर की तरफ जाते हैं, और आप ये टर्म देख रहे हो, दिस सिचुएशन कैन लीड टू डिस्प्लाजिया एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाजिया. मैंने अभी बताया सर्विक्स वजाइना बहुत अच्छा स्मूथ है, बट आपको जैसे ही फिंगर डाला और आपके में ब्लड आ गया. नियो कैंसर की पहचान ही है ब्लीड ऑन टच. किसी चीज को छूते ही ब्लड आ रहा है, दैट इज कैंसर. सो पेशेंट को नो रिस्क, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजिए. क्लियर? वजाइनल ट्रॉमा पोस्ट रिलेशनशिप. अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी, आप सोच भी नहीं सकते, शी वाज जस्ट 9 years old. खेल रही थी, खेलते खेलते गिरी, तो पास में कुछ डंडा था, डंडे पे एक तरफ पैर पड़ा एंड दूसरा एंड डंडे का वजाइना को डैमेज कर गया. 18 स्टिचेस आए, बिल्कुल टॉर्न वजाइना. दिस इज वजाइनल ट्रॉमा. ये केसेस देखने मिलते हैं. मैंने पीवी जस्ट एक फिंगर से किया बिकॉज भल भल ब्लड आ रहा था. पहले पैड डाला, ब्लड को रोका, देखा टॉर्न, आई सेंट हर टू दी नर्सिंग होम, स्टिच लगवा. इन सब में रिस्क नहीं लेना, बट डायग्नोसिस मैंने बनाया तो दे वर वेरी थैंकफुल एंड केम टू मी अगेन कि आपकी वजह से वो ठीक हुई. तो हमको एक डायग्नोसिस बनाना भी आना चाहिए. ये नहीं कि अरे इसको तो पीरियड आ गए 9 साल की है. नो, देखो तो सही इतनी ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. देन वजाइनल एट्रोफी. एट्रोफी इज पोस्ट मेनोपॉजल. इसमें कॉमन कंप्लेन होती है, मैडम वजाइना में बहुत खुजली होती है, रह रह के ऐसा लगता है जलन हो रही है, एंड बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है क्योंकि जो उसकी थिक वॉल थी वो थिन हो गई. ईस्ट्रोजन का इफेक्ट चला गया तो नेचुरली वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा. और जब कोई थिन चीज होगी पोस्ट रिलेशनशिप, नॉर्मली इनको थोड़ा सा इरोडेड फील होता है. कॉन्डोम यूज होगा तो और होगा. ऑफ कोर्स मीनोपॉज के बाद कॉन्डोम इज नॉट रिक्वायर्ड, बट पेरीमीनोपॉजल में भी आपको ये चीजें दिखेंगी. देन वजाइनल प्रोलैप्स. जो लेडी के बहुत सारे बच्चे हुए हैं, होम डिलीवरीज ज्यादा हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल की बहुत सारी कोशिश की गई है, खांसी लंबे समय से है, बेली फैट बहुत ज्यादा है, या कॉन्स्टिपेशन है, उसका वजाइनल प्रोलैप्स देखा जाता है. और ये प्रोलैप्स कैसा होता है? जो वजाइना की म्यूकोजल लाइनिंग है वो एंड्रोइटिस के बाहर एक पिंक कलर का बल्ज दिखता है. दिस इज कॉल्ड वजाइनल प्रोलैप्स या वॉल्ट प्रोलैप्स. इसको आप लोग एग्जामिन करना शुरू करिए तो आप समझ पाएंगे. मैं आपको लाइव किसी पेशेंट का नहीं दिखा सकती. आई कैन शेयर इमेजेस विद यू. नो पेशेंट विल परमिट live video of examination. Vaginal fistula is common in home deliveries commonly. Government hospitals में what is fistula? Abnormal opening. Abnormal opening कहाँ होगी? मैं इमेज दिखा देती हूँ. ये
अगर बेबी का हेड बहुत देर वजाइनल कैनाल में पड़ा रहे पर पेन उतने स्ट्रांग नहीं है या हेड बड़ा है, तो ये पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। और अगर वो ब्लैडर के साथ हो गई, इट इज वसाइको वजाइनल फिस्टुला। इसमें पेशेंट आपके पास डिलीवरी के बाद हिस्ट्री के साथ आता है कि मैडम जब बाथरूम जाती हूँ तो पीछे से भी बाथरूम निकलता है या मेरे कपड़े पूरे टाइम गीले रहते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लैडर फुल होगा, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल स्फिंक्टर है नहीं रोकने के लिए, वो यूरिन ट्रिकल होके थ्रू वजाइना बाहर आ जाता है। ऐसा ही अगर रेक्टम पे प्रेशर गया तो दैट इज कॉल्ड रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। इसमें भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे कपड़ों में पीला पीला पानी है जिसमें मोशन की बदबू है। तो आपको फिस्टुला बेटा इतने अंदर का दिखता नहीं है, आप सिर्फ सिम्टम से समझते हो, और जब आप पीवी करते हो तो स्टूल तो व्हाइट कलर के ग्लव्स पे दिख जाता है। यूरिन में देन यू प्रेस दी ब्लैडर तो आपको यहां से गश आता हुआ दिखेगा, दैट इज फिस्टुला। दिस हैज टू बी ऑपरेटेड। ये किसी भी नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। दिस इंटेंशनली इज नॉट रिक्वायर्ड, पर मैंने ये डाला है कि दिस इज एंटीवर्टेड यूट्रस, दिस इज रिट्रोवर्टेड, दिस इज एक्यूट एंटीवर्टेड एंड दिस इज एक्यूट रिट्रोवर्टेड। इसमें क्या डिफरेंस दिखा? इनफर्टिलिटी का एक कारण है, ये किसी किताब में नहीं है। फिर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पीछे जब लेटी लाइन फीमेल लाइंग डाउन पोजीशन में है तो पीछे सीमेन कलेक्ट होगा। एंटीवर्टेड में माउथ ऑफ सर्विक्स जो है बिल्कुल सीमेन पूल के पास में है। रिट्रोवर्टेड में माउथ नीचे है और पूल यहां कहीं पड़ा है। एक्यूट में तो बहुत ही दूर है। तो प्रेगनेंसी ना होने का एक कारण रिट्रोवर्टेड यूट्रस भी है। इसमें पेशेंट को आफ्टर रिलेशन पोजीशन चेंज करने के लिए बोले, वो पलट जाए तो पूल थोड़ा सा पास में आ जाता है। एकदम पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीमन का कोआगुलेशन टाइम 20 to 30 मिनट्स होता है। आफ्टर दैट इट लिक्विफाइज एंड इट लिक्विफाइज, तब स्पर्म चलते हैं। तो ये मैंने जानबूझ के ये स्लाइड डाली जस्ट टू टेल यू कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस इज वन ऑफ द रिमोट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। जब सब ठीक है, मैंने अपने 4-5 पेशेंट्स में ये किया, फिर इन्फ्रेंस आया कि एक्यूटली रिट्रोवर्टेड थोड़ा और डिफिकल्ट है, उसमें नॉर्मली मैं IUI के लिए बोल देती हूँ, रिट्रोवर्टेड में चेंज ऑफ पोजीशन हेल्प्स। ओवरी के हार्मोन्स जो हैं, ईस्ट्रोजन मैंने बता दिया, ग्रोथ, प्लोरिफरेशन, प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रीशन, रिलैक्सिन इज रिक्वायर्ड, जो आपकी यूट्रस की वॉल्स को रिलैक्स रखता है। अगर वो रिलैक्स रहेंगी तो बेबी पूरा 9 महीने ग्रो रहेगा। वो रिलैक्स रहेंगी तो आफ्टर रिलेशन यूट्रस में वजाइनोसिस बोलते हैं, वजाइनिस्मस बोलते हैं, वो नहीं होगा एंड वो स्पर्म को एक्सेप्ट करेंगी। इनिबिन इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, तो वो एक इनिबिटरी इफेक्ट देगा, तो पूरे टाइम FSH पीक पे नहीं रहेगा एंड LH को बारी आएगी रिलीज होने की। तो ये 4 हार्मोन्स फीमेल्स में नॉर्मल है। अब आयुर्वेद कैसे बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा? विरेचन से, क्योंकि हार्मोन को पित्त माना है और पित्त का ट्रीटमेंट विरेचन से अच्छा कुछ भी नहीं। देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरी, इट गिव्स अस एग, वो हार्मोन बैलेंस करता है, उसका इम्पैक्ट इनफर्टिलिटी पे कैसे है, और वो मीनोपॉज में जब कम हो जाते हैं, तो मीनोपॉज में सारे हार्मोन्स जब कम हुए तो क्या क्या स्टेजेस आ जाएंगे? वजाइनल वॉल थिनिंग, एट्रोफी ऑफ यूट्रस, श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट एंड स्किन ड्राइनेस, थिनिंग ऑफ हेयर, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग्स। ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आए? ओवरी की वजह से। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरी क्या है? इट गिव्स यू एग, इट गिव्स यू हार्मोन्स, इट गिव्स ईदर फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओवरी मेनली। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन फैक्टर ओवरी एंड मेनोपॉज। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये मैंने स्लाइड में है। ओवेरियन सिस्ट, ये सब मैंने सिर्फ शॉर्ट में बोल रही हूँ, डोंट गेट पैनिक कि मैम इतना कम क्यों बता रही है, क्योंकि आपकी एक क्लास है पूरी सिस्ट पे।
ओवेरियन सिस्ट, जिसमें सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एंड चॉकलेट सिस्ट, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट उस क्लास में। बट टाइप ऑफ सिस्ट ये है जो ओवरी में देखे जाते हैं। पीसीओडी सबको पता है। ओवेरियन कैंसर CA-125 टेस्ट से डायग्नोज होता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ओवेरियन सिस्ट बढ़ता जा रहा है। एक डॉक्टर की मदद थी, शी वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर, शी केम टू मी जस्ट कि घुटने में दर्द होता है मम्मी का एंड गैस बहुत बनती है। मैंने उनको पीछे लुटाया पेट देखने के लिए, क्योंकि पॉट बेलीड हो रही थी, 62 एज। मैंने जैसे ही प्रेस किया ऐसा लगा कोई बॉल यहाँ से वहां हिल रही है। आई आस्क्ड हर, तो बोलती है यूरिन बहुत धीरे धीरे उतरता है, क्योंकि हमने अभी देखा था ब्लैडर, ओवरी, ब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम, तो ब्लैडर पे प्रेशर आ रहा है तो बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन, एंड मोशन करते समय बहुत तकलीफ होती है, मोशन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। मैंने बोला आंटी आप सोनोग्राफी कराओगे? कराई। इट वाज 19 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट विच वाज CA पॉजिटिव, कीमो चल रही है उनकी। तो ओवेरियन कैंसर इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली लेना चाहिए। 45-48 के बाद अगर किसी को ओवरी में सिस्ट है और वो भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा, तो हल्के में मत लीजिए, CA-125 या CT एब्डोमेन करा लीजिए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओवेरियन ट्यूमर्स वही है, एंडोमेट्रियोसिस, टॉर्जन ऑफ ओवरी, ओवरी का ब्रॉड लिगामेंट के साथ रोटेट हो जाना। 5 सेंटीमीटर से बड़ा सिस्ट टॉर्जन के लिए प्रोन है। पेशेंट कभी भी ये बोल के आए कि बहुत तेज दर्द उठा, मैं तड़प गई, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, उसके बाद ठीक हूं लेकिन एक दबा दबा दर्द चल रहा है, तो प्लीज मत सोचिए कि वो ठीक है। गेट हर सोनोग्राफी डन, कहीं टॉर्जन तो नहीं हुआ वो देख लेना, क्योंकि एक बार टॉर्जन के बाद वहां की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है तो थोड़ा पेन कम हो जाता है, बट वो गैंग्रीन, नेक्रोज होने के चांसेस होते हैं। फेलोपियन ट्यूब, इफ यू परमिट वी विल डिस्कस विद फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज, या करूं? पूजा कितना बचा है यार? 6 स्लाइड है, बोलो। मैम कर लीजिए। कल करते, अच्छा सुनो बच्चों, सब सुनो जितने भी हो, कल करते हैं, क्योंकि कल आयुर्वेद पाठ है। आयुर्वेद में बहुत डिटेल नहीं है, दोष धातु ही है मेन, है ना? तो फेलोपियन ट्यूब एंड क्यूए राउंड वी विल डू टुमारो, ठीक है? डन? ओके ओके मैम। चलेगा? चलो फिर वाइंड ऑफ करते हैं, 11 बज गए। कल पक्का कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ेंगे। लीव करूं क्या? मैम कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा आवाज नहीं आज। आज की क्वेरीज अगर है, आज की अगर आज की क्वेरीज है तो क्वेरीज पूछ लो, है, आज की क्वेरीज है तो पूछ लो। बेटा PDF आपको पूजा दे देगी, शी विल गिव यू एवरीथिंग। आई हैव गिवन कंप्लीट मैटर टू हर। PDF और रिकॉर्डिंग की ईमेल सबको आ जाएगी कल। सेकेंड हाफ तक आप सबको मिल जाएगा। क्यूए रिकॉर्डिंग राउंड, अपलोड होने में थोड़ा कुछ क्यूए राउंड है? देखो ओपन टू ऑल कर दीजिए, जिसको भी क्वेश्चन होगा वो पूछते जाएंगे। माइक ओपन टू ऑल कर दो। प्रीति आनंद कोई है, वो बार बार कह रही है मैम कंटिन्यू विद द क्लास। आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट सबका फैमिली है एंड दिस इज अ डेली, वो 15 दिन का, रोज रोज लेट हो गए तो आप लोग परेशान हो जाओगे, मुझे तो आदत है। किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन? HPV वैक्सीन यस देना चाहिए बेटा, बिल्कुल। आजकल स्कूल्स में भी कंपलसरी है, टिल 40 यू शुड, अगर नहीं हुए हो तो ले लो।
रिट्रोवर्टेड यूट्रस को कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दैट इज योर जन्म से हुई हुई बनावट, उसको नहीं बदलेंगे। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, यस यू कैन ट्राई विद वस्ती, आगे के सेशंस में है वो। इफ इट इज 5 सेंटीमीटर और मोर, बहुत छोटा है तो थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि उसको इतना ग्रो कराना नहीं हो पाता। मेरी एक पेशेंट का 5.5 था, उसको हम खींच लाए थे, होशंगाबाद की पेशेंट थी, उसके 2 बच्चे हैं। पीवी एग्जामिनेशन को डिटेल में बताइएगा। ओके, बिल्कुल बता दूंगी। मैम रिप्रोडक्टिव एज लेबिया माइनोरा विदाउट ऑर्डर, क्या थोड़ा जल्दी जल्दी मत करो बेटा, धीरे करो, बहुत इंफॉर्मेटिव। ओके, वेलकम। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लैटरल पोजीशन बोलना है, नो, अपसाइड डाउन, बिल्कुल ऐसा। और बस पूजा, अब और क्वेश्चंस। इफ देयर इज अ सिस्ट एट लेबिया माइनोरा, अरे इट इज बार्थोलियन बेटा, अगर वो सिस्ट है तो इट इज बार्थोलियन, है ना। हाउ टू अंडरस्टैंड हाइड्रोसल्फिंग? सोनोग्राफी। मैम विल विरेचन हेल्प इन पीसीओडी? 200% इट विल हेल्प बेटा, बार्थोलियन सिस्ट है वो। Hirsutism, yes. In further class, I'll explain, Pakka Ritu, how to treat hydrosalpinx. Hydrosalpinx को कैसे treat करना है? Hydrosalpinx normally infection से होता है, इसलिए मैं उत्तरवस्ती उसमें मना करती हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स मानते नहीं है मुझे। Uterine fibroid is not curable. अगर पेरीमीनोपॉजल एज में है तो यस, उसको छोटा कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज में वो छोटा नहीं होता। स्पेशली मैंने नेक्स्ट डेमो क्लास में बोला भी था, सब सिरोसल एंड इंट्राम्यूरल नहीं होता, सब म्यूकोजल को हम उत्तरवस्ती से टू एन एक्सटेंड छोटा कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज में प्लोरीफेरेशन का क्या रेफरेंस होगा? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी पलक। पीसीओडी में डीयूबी टाइप लीडिंग में क्या कर सकते हैं? पित्त शामक चिकित्सा। बस, और क्वेश्चंस हैं? पलक आप अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर रखेंगे तो। लेग रेज एक्सरसाइज किसमें नीलम? इज इनफर्टिलिटी ड्यू टू हाइड्रोसल्फिंक्स ट्रीटेबल? यस, उसमें थोड़ा सा एलोपैथी का सहारा लीजिए, टेस्ट कराइए, टीबी टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि टीबी से हाइड्रोसल्फिंक्स होता है। एसटीडीज का वीडीआरएल वगैरह का टेस्ट कराएं, और प्लाजेंट्रिक्स के इंजेक्शंस लगवाएं। प्लाजेंट्रिक्स के इंजेक्शन से हाइड्रोसल्फिंक्स में फर्क आता है। बल्कि यूट्रस में आयुर्वेदिक मेडिसिन, बल्कि किसी चीज का बड़ा होना, वात का अवरोध है, वस्ती और वात शामक योग 2 सेंटीमीटर तक है तो रिड्यूस हो सकता है। यस, डिपेंडिंग अपॉन द एज। रिप्रोडक्टिव एज है तो वो बढ़ेगा। 42 एज में यस यू कैन, बिल्कुल। वरुणादि हीरक भस्म वाले कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, दीजिए, रुक जाएगा एटलीस्ट, फिर धीरे धीरे श्रिंक होगा। यस, ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है बेटा, लेग रेज एक्सरसाइजेस ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इसमें कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस है, करनी भी चाहिए। पीसीओडी वालों को, हार्मोन इम्बैलेंस वालों को करनी चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर हाइड्रोसल्फिंक्स इन आयुर्वेद। इन आयुर्वेद, ये कौन पूछ रहा है? आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा, स्क्रीन से चला गया वो। ऑल डन, गुड नाइट करें। Bartholian recurrent cyst in menopausal lady. Cyst is रस, रसपाचक चिकित्सा, रसपाचक औषधियां आती हैं, एंड साथ में लेखन करेंगे। फ्रिक्शन को बचाने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग जरूरी है बेटा, पीवी जरूरी करना है उसमें, कि अगर किसी का वजाइना बहुत ड्राई है तो लोकल एप्लीकेशन, बट प्लीज तेल की नहीं, तेल सिस्ट को और ब्लॉक करेगा, तो उसमें बेटर होता है कि हम जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं
उसको थोड़ा सा अप्लाई करने बोले, सूदिंग एजेंट्स को, कि वहां फ्रिक्शन ना रहे, फ्रिक्शन से सिस्ट का साइज बढ़ेगा। डन। थैंक यू मैम फॉर टुडेज लेक्चर। और मेरी सारी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि डेमो लेक्चर, जो डेमो क्लास थी वो शायद आप लोगों ने सबने अटेंड नहीं की है, उसका हम यूट्यूब का लिंक डाल देंगे ग्रुप में, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कल के लेक्चर से पहले। और आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग और पीपीटी आपको कल दोपहर तक मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक्स मैम। ओके ओके, गुड नाइट।